Good morning everyone. In today's class हम और सम्स डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 के, जहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और विद अ फुल फ्लेज सम wherein we will have to face a transaction, we will have to face a problem wherein the new partner does not bring his share of goodwill in cash. Although ये हमने इंडिविजुअल एंट्रीज पहले डिस्कस कर ली है. जब एक नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आता है तो उस केस में हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं एंड दैट शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स in their sacrificing ratio. So we have the sum here given to you on page number 3.73 of your book. The sum number is 64th A. We have A and B are partners in a firm. Their balance sheet as on 31st March 18 was as under. हमें उनकी बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में क्या कुछ गिवन है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, WCR, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, creditors and capitals of A and B. On the asset side we have cash, debtors, stock, fixed assets, profit and loss account. जैसे ही कुछ आइटम्स हैं जिनको हमने डायरेक्टली शूट करना होता है उनको थोड़ा सा मार्क कर लिया करो पेंसिल से आपके क्वेश्चन पेपर पे. जैसे इस केस में ऐसी कौन सी आइटम है मुझे देख के बताएं जल्दी से. बैलेंस शीट में से ऐसी कौन सी आइटम है इन केस अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो उसको डायरेक्टली शूट कर देंगे. यस इशिका, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है. इन केस अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो डायरेक्टली शूट कर देंगे. और कौन सी आइटम है? एक और आइटम है. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. एक और आइटम है. यस गुड. और सभी बाकी बच्चे बताएं भी और कौन कौन सी आइटम्स है जिनको डायरेक्टली शूट कर देंगे, जिनको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इन देयर ओल्ड PSR. बताएं भी जल्दी से बताएं. यस दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दो चीजें, एक तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स क्या है. एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें ये सम्स करना है. कह रहे C was taken into partnership as from 1 April 18. C brought 40,000 as his capital, but he is unable to bring his share of goodwill in cash. वो गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आ पा रहा है. गुडविल का अमाउंट कितना हमें नहीं पता, लेकिन अभी देखेंगे कितना. कह रहे द न्यू PSR will be 3:2:1. हमें पुराना PSR गिवन नहीं है, तो इनका PSR 1:1 हो जाएगा. नया रेशियो में दे रखे है 3:2:1 है, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं. फिर कह रहे था फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन. सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे क्या रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है? पास जर्नल एंट्रीज, capital accounts and balance sheet. So we have to pass journal entries, we have to prepare capital accounts and we have to prepare balance sheet as well. Transaction of first claim on account of workman compensation ₹3,000. अब देखो मुझे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमें गिवन है. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमें गिवन है ₹5,600. अब एक बात तो साफ है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को आप खत्म कर देंगे. जैसे आप वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को खत्म करने चलेंगे तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को खत्म करने की एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट. क्यों? क्योंकि अभी इसका नेचर क्रेडिट है. क्रेडिट क्यों है? क्योंकि अभी ये लायबिलिटी साइड में अपीयर हो रही है. राइट. तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व शैल बी डेबिटेड बाय ₹5,600. उसके अगेंस्ट में एक लायबिलिटी आ गई है. लायबिलिटी का नाम क्या है? क्लेम. तो लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है. तो टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन ₹3,000. बाकी कितने रुपए बच गए? 2600. 2600 को आप A और B में डिवाइड कर दोगे इन देयर ओल्ड PSR. Therefore the journal entry for the same becomes workman compensation reserve debit 5,600 to workman compensation claim ₹3,000 to A's capital 1,300 to B's capital 1,300. ठीक है. इसके बाद सेकंड पॉइंट है टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 6,000. 6,000 के हमें बैड डेट्स भी खत्म करने हैं. तो 6,000 के बैड डेट्स खत्म करने हैं. इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा हुआ है 4,000 रुपए का. इसका क्या मतलब है? देखो प्रोविजन हमने किस लिए बनाया था? जो हमने 4,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है वो इसीलिए तो बनाया हुआ है
बाय चांस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कि बाय चांस हमारे कोई डेटर्स रिकवर नहीं होते हैं, तो इसको हम प्रोविजन बना लेते हैं, और कुछ कवर नहीं होगा तो यहाँ से सेट ऑफ कर देंगे। इस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है डियर, हमने किया +1 में, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। क्या कहता था ये कॉन्सेप्ट? आई एम मेकिंग यू रिवाइज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ अभी यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, all the anticipated losses and gains, all the anticipated losses and expenses, sorry I said gains, gains nahi aaya, it should be all the anticipated losses should be recorded in the books of account, but all the anticipated या फिर expected gains should be ignored. Yes, good Shantanu. So हमने 4000 की प्रोविजन आई थी, लेकिन अब जो एक्सपेंस हुए, जो बेडेट्स हो गए, वो हो गए हमारे ₹6000 के, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो 6000 के बेडेट्स हुए उसमें से 4000 तो हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे, मतलब 4000 यहीं से सेट ऑफ कर देंगे, और एक्चुअल में हमें रीवैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी कितने से? 2000 से। तो जो प्रोविजन ऑलरेडी है, जो प्रोविजन ऑलरेडी है उसको खत्म करें आप। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट ₹4000, रिवैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ी हमें 2000 से, टू सन्ड्री डेटर्स ₹6000, ये इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद है हमारे पास क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2000 मोर। क्रेडिटर्स को हमने 2000 रुपए ज्यादा देने, वी हैव टू पे टू क्रेडिटर्स ₹2000 मोर। अभी जो भी वैल्यू है उससे 2000 रुपए ज्यादा देने, तो रिवैल्यू करना पड़ेगा। हालांकि इसमें बोला नहीं हुआ कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस तो निकालना ही पड़ता है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ता है, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। देयरफॉर लायबिलिटीज ज्यादा पे करनी है, लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, क्योंकि लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, देयरफॉर क्रेडिटर्स और क्रेडिट हो जाएंगे। एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट बाय ₹2000। देन वी हैव 2000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन लायबिलिटी। एक अनफोर्सिन लायबिलिटी के लिए हमने 2000 रुपए और देने, मतलब पहले कोई लायबिलिटी थी, जीरो थी, अब वो 2000 पे होगी, तो बढ़ा दो, 0 से 2000 होगी, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, बढ़ रही, therefore the entry for the same becomes revaluation account debit to unforeseen liabilities account. Outstanding expenses be brought down to ₹1200. Mark the word to, underline the word to. हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में गिवन है 3000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है हमें बैलेंस शीट में। ये कह रहे हैं इसको 3000 से हटा के ब्रॉट डाउन टू, इसको हम 1200 पे ले आते हैं, लेकर आना है, तो दैट मींस डिक्रीज कितने का हो रहा है? What is the decrease in the value of outstanding expenses? Now Ishika, compute carefully my dear. Yes, this is 1800, 3000 minus 1200, मतलब 1200 रुपए पर लेकर आना है, इसको 1200 रुपए पर लेकर आना पड़ेगा, तो कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा? We'll have to reduce it, we'll have to decrease it by ₹1800। अब लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ये डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, therefore the entry for the same becomes outstanding expenses account debit 1800 to revaluation account by ₹1800। okay, next we have goodwill is valued at, अब goodwill की वैल्यू निकालनी है। देखो, goodwill is valued at 1.5 years purchase of the average profit of last 3 years। goodwill जो हमें निकालनी है 1.5 years purchase of average profits निकालनी है, तो 1.5 is the number of years purchase। पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स कितने? प्रॉफिट्स ऑफ 3 years amounted to 8 plus 10 plus 18, so 8 plus 10 plus 18 36,000 divided by 3, 12,000 एवरेज प्रॉफिट्स आ गया हमारा, 12,000 एवरेज प्रॉफिट्स आ गया। कैसे आया? 8,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 सालों के प्रॉफिट्स के एवरेज निकालने, तो
12,000 आ गया into 1.5, that is the value of goodwill. Yes, good Pooja. Therefore the value of goodwill is rupees 12,000 into 1.5 which is equal to 18,000. अब इसमें से सी को कितने रुपीस लेकर आने, हमने गुडविल क्यों कंप्यूट की, क्योंकि सी का शेयर निकालना। तो सी का कितना शेयर बनता है, सी का शेयर बनता है 18,000 का 1/6 विच इज इक्वल टू रुपीज 3,000। सी को ये रुपए लेकर आने, लेकर लिया, नहीं लेकर आया तो एंट्री क्या कर देते हो। मैंने बीच में काफी एंट्री स्किप कर दी है, वो आपको करनी है। जैसे सी कैपिटल लेकर आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खत्म करना है, ठीक है। अब ये जैसे गुडविल है वो कैपिटल लेकर आया तो उसकी एंट्री हो जाएगी, गुडविल नहीं लेकर आया तो इसकी एंट्री क्या होती है, सीज करंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आप इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सारा का सारा सैक्रिफाइस बी ने किया, क्योंकि ए का शेयर तो पहले क्या था 1:1 था, दैट इज 50% था, और अब क्या है 3/6 है। 3/6 का मतलब भी क्या है 50%, तो इसका मतलब ए ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, सारा का सारा सैक्रिफाइस बी ने किया। देयरफॉर टू बीज कैपिटल अकाउंट बाय रुपीज 3,000। I hope this is okay. तो इस तरीके से बच्चे आपने ये एंट्रीज कर लेनी है, ठीक है। इन सभी एंट्रीज के चलते आप एक एंट्री करना भूल जाएंगे, वो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस की। तो क्योंकि हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया तो एक्चुअल में जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मत भूलना, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया। तो रफ में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना और उसके बेसिस पे ये देख लेना कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कितना आया, उसको भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस केस में बैलेंस शीट में आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है, लेकिन वो डेबिट साइड में दे रखा है, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, amongst the all partners in their all profit sharing ratio. I hope this is okay. Give the next sum here. The next sum that I'm making you do is the sum which appeared in the CBSE 2014 compartment examination. Generally ये देखा जाता है जो क्वेश्चन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं वो आपके कमिंग एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। 50% 60% चांसेस ऐसे होते हैं, ठीक है। Okay, so first of all before we proceed I have a problem here. Sir fourth point करवा दो। fourth point में क्या बेटा, 2,000 be provided for an unforeseen liability। हमने 2,000 रुपए अनफोर्सिन लायबिलिटी के लिए देने। अनफोर्सिन लायबिलिटी का ऐसा मतलब ये होता है कि ऐसी लायबिलिटी जो अभी तक नहीं है लेकिन एकदम से वो पैदा हो गई। इसका क्या मतलब सर, इसका मतलब ये कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, वो सी को एडमिट करने ही वाले थे। जैसे वो सी को एडमिट करने लगे उससे पहले उन्होंने अपने पुराने अकाउंट्स मिलाए तो वहां पे एक पर्सन था जिसको हमने 2,000 रुपए देने थे, लेकिन हमने वो कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ था, हमने अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था। एकदम से उसको वैसे कहीं पे हमने रफ में लिखा हुआ था कि हमने मिस्टर एक्स के 2,000 रुपए देने हैं, लेकिन अभी तक उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, ठीक है। तो जैसे इसी को एडमिट करेंगे उससे पहले इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड तो करेंगे, उस लायबिलिटी को अभी तक जो बुक्स में 0 वैल्यू पे उसको 2,000 से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देयरफॉर क्रेडिट होंगी। एंट्री क्या हो जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनफोर्सिन लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। ओके सर, नैंसी सेज ओके सर। सो लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट सम। The next sum is that appeared in CBSE 2014 compartment examination, given to you in your books at page number 3.78 and sum number is 65, जहां पे आपको बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है 15,26,000, 15,26,000, ठीक है।
ये सम आपके कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ था। So we have over here sum number 360 sum number 65। ये सम करवाने के बाद कुछ बच्चों की प्रॉब्लम से मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे। आई थिंक वन ऑफ देम वाज हर्षदीप, उसको भी किसी सम में प्रॉब्लम थी। सो विल टेक ऑन विद दैट सम एज वेल। एक बार ये 65 सम कर लेते हैं, जल्दी से करते हैं। अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st April 13 दे एडमिटेड गामा। ये सारे के सारे साइंस हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। 10th में जो हम साइंस भूल चुके हैं एक साल पहले, वो फिर से याद दिला रहे हैं हमको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। आई थिंक ये रेज होती हैं, एक तो अल्फा होती है, एक बीटा होता है, बीटा होता है। ठीक है, अल्फा बीटा एंड बीटा वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू एडमिट गामा इनटू द पार्टनरशिप फर्म। The balance sheet given to you on 31st March 13 is as under। आपको provision for doubtful debts given है, WCR given है, outstanding expenses, creditors और अल्फा और बीटा की कैपिटल given है। एसेट्स में भी आपको कुछ चीजें गिवन है। एसेट में एक चीज ऐसी गिवन है जिसको डायरेक्टली शूट करना है, कौन सी चीज है जल्दी से बताओ। एसेट्स में ऐसी कौन सा पॉइंट है जिसको डायरेक्टली शूट कर देना है? आंसर आंसर गाइस, आंसर, कम ऑन, हरी अप, मेक इट फास्ट। एसेट साइड में ऐसी कौन सी चीज है जिसको डायरेक्टली खत्म कर देना है? यस, गुड मनीषा, पहला आंसर आ गया। बाकी बच्चे सो रहे हैं। गुड नाइट एवरीवन, गुड अनुराग। चल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जी। इसका कह रहे गामा वाज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स है, क्या है? गामा लेकर आएगा 4 लाख रुपए, बट वाज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। 4 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन गुडविल के लिए कुछ भी लेकर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चे न्यू बुक्स में जो क्वेश्चन है एक आधा आगे पीछे होगा, देख लीजिए। बैलेंस शीट का टोटल 15,26,000 है। अल्फा एंड बीटा वाला क्वेश्चन है। द न्यू पीएसआर विल बी 3:2:1। पुराना पीएसआर आई थिंक हमें गिवन नहीं है, तो पुराना पीएसआर 1:1 हो जाएगा और नया पीएसआर 3:2:1 है। ठीक है, क्लेम दे रखे हैं वॉकमैन का, बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है, लाइबिलिटी दे रखी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 20,000 अनफोर्सिन लाइबिलिटी की, और गुडविल की वैल्यू हमें दे रखी है। जो गुडविल की वैल्यू हमें पॉइंट नंबर 8 में दे रखी है, जल्दी से बताएं ये कौन सी गुडविल है? परचेज या सेल्फ जनरेटेड? परचेज या सेल्फ जनरेटेड? ये दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, सो गाइस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। अब से लेकर सही 10 मिनट है हमारे पास। इन केस अगर आप लोग लॉग आउट हो जाए और हमारा सम ना पूरा हो तो यू हैव टू री लॉग इन, आप री लॉग इन कर लेना। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट का कुछ नहीं करना, सेकंड एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं होगा, थर्ड एंट्री में क्या रहे, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन 30,000 है। बैलेंस शीट में हमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व गिवन है 56,000, तो 56,000 का गुल्लक पड़ा है, 30,000 का क्लेम है, तो रिवैल्यूएशन तो नहीं करना, तो इसका भी रिवैल्यूएशन में तो कुछ नहीं होगा। बाकी जो 26,000 है वो पार्टनर्स कैपिटल में दे देंगे, वो तब देखेंगे कि उसका क्या करना है। ठीक है, टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 40,000। डेटर्स हमें गिवन है 8 लाख, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी गिवन है 40,000, क्योंकि बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों ही 40,000 है, तो हमें कुछ और बाहर से एक्स्ट्रा लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो बैड डेट्स हैं वो प्रोविजन को मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो वी नो नॉट पास सेपरेट एंट्री फॉर दिस बैड डेट्स। शांतनु, परचेज गुडविल कैसे है? मूर्ख, दुष्ट, शांतनु, जो बैलेंस शीट के बाहर गुडविल दे रखी है दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल है भाई। शांतनु, ओए हेलो, यस सर नो सर तो बोल दो यार। चलो
A liability of 20,000 included in creditors is not likely to arise. क्रेडिटर्स में 20,000 रुपए की ऐसी लाइबिलिटी है जो हमें देनी नहीं है. Therefore, decrease in the value of liabilities, decrease in the value of creditors. एंट्री क्या हो जाएगी? Revaluation. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे by rupees 20,000. Then we have outstanding expenses be brought down to 12,000. जो outstanding expenses है 30,000 के, उनको 12,000 पे लेकर आना है. तो दैट इज रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है. 18,000 से डिक्रीज करना है, तो बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रुपीज 18,000 से डिक्रीज कर दो, तभी तो 30 में से 18 माइनस करोगे तभी तो 12 पे आएंगे. इसके बाद है 20,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन लायबिलिटी. अब ये 20,000 रुपए किसी और लायबिलिटी के लिए प्रोवाइड करने, पहले 0 थी, अब ये लायबिलिटी 20,000 हो गई है. तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, देयरफॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनफोर्सिन लायबिलिटीज रुपीज 20,000. इसके बाद है हमारे पास गुडविल. गुडविल का रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें कुछ करना होता नहीं है. देयरफॉर यहां से हमारा प्रॉफिट लॉस आ जाएगा. ये साइड ज्यादा है 38,000, देयरफॉर इस साइड भी 38,000 आएगा. बैलेंसिंग फिगर बीइंग 18,000. दिस इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. देयरफॉर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन कौन से पार्टनर्स हैं? अल्फा, आई थिंक अल्फा ऐसे लिखते हैं आप, और बीटा ऐसे लिखते हैं. गेस बता देना यार, मेरे को ध्यान नहीं है. ठीक है, वैसे आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना है. प्रीति says sir outstanding expenses debited. नहीं बचे. ओके हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं. यस हो रहे हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000 है और अब उनको 12,000 पे लेकर आना है. देयरफॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारी लायबिलिटीज है. तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज डेबिट होती है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. एंट्री क्या बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. सो इनका ऑल पीएसआर है 1:1, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है, देयरफॉर 9,000 ईच. तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. सो कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स में हमारे पास है 3 पार्टनर्स. कौन कौन से हैं? पर्टिकुलर्स, अल्फा, बीटा एंड गामा. ऐसे बनाते थे क्या? सी एस और नॉट, मुझे ध्यान नहीं है यार, काफी टाइम हो गया. चलो इसको गामा मान लो. पर्टिकुलर्स, अल्फा, बीटा एंड गामा. इशिका सेज नो सर, ऐसे नहीं बनाते थे. चलो कोई बात नहीं, जिस भी तरह बनाते थे इसको गामा मान लो ना. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट्स. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस स्टार्ट करते हैं. ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 5 लाख एंड रुपीज 6 लाख. गामा कुछ है नहीं. देयरफॉर इसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट इतनी मेहनत से बनाया है, इतनी मेहनत से जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, इसकी एंट्री पास करो. क्रॉस में आएगी, अपोजिट में आएगी. देयरफॉर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज 9,000 ईच. ठीक है. इसके बाद पॉइंट्स पढ़ते रहो बस. फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है. फर्स्ट पॉइंट कर रहा है उसको 4 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया है. तो 4 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बाय बैंक अकाउंट रुपीज 4 लाख. लेकिन गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेकर आ पाया, तो उसकी एंट्री भी अभी कर दो. हमें लास्ट पॉइंट में गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1,80,000 और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. तो गामा का शेयर बन गया 1,80,000 का 1/6. 1,80,000 का 1/6 विच इज इक्वल टू 30,000. तो 30,000 रुपीज नहीं लेकर आ पाया, तो
नहीं लेकर आ पाया तो उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या होती है, गामाज करंट अकाउंट डेबिट ₹30,000 to sacrificing partners capital account. Gamma's current account debit to sacrificing partners capital account. जब आप इसका sacrificing ratio compute करेंगे तो you will find कि जो sacrifice है वो सिर्फ और सिर्फ बीटा ने किया है, तो to betas capital account 30,000. तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में बीटा कैपिटल अकाउंट तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, बाय गामा's current account. Therefore by गामा's करंट अकाउंट किसके शेयर में, बीटा के शेयर में. ठीक है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा और हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंप्यूट किया ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो उसमें सिर्फ बीटा का सेक्रीफाइस निकल कर आया है, अल्फा ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया. ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी है. सेकंड का हमने इसमें कुछ करना नहीं है, बस न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करना था वो कर लिया. इसके बाद है हमारे पास क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन. 56,000 का है, 30,000 का क्लेम है, तो बाकी रह गया 26,000. 26,000 को क्या करोगे, बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 26,000 बिटवीन अल्फा एंड बीटा 13,000 ईच. देन वी हैव टू राइट ऑफ बैड डेट्स, ये हमने कर लिया रिवोल्यूशन अकाउंट में, जिसकी जरूरत नहीं थी, तो ये खत्म हो गया. डायरेक्टली इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में देंगे. इसके बाद है लायबिलिटी ऑफ 20,000, ये रिवोल्यूशन में आ गया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला भी रिवोल्यूशन में आ गया. ये अनफोर्सिन लायबिलिटी वाला भी रिवोल्यूशन में आ गया. तो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हमने एंट्रीज कर दी हैं. तो जब बस अब देख लो बैलेंस शीट में तो कुछ बाकी नहीं रह गया, बैलेंस शीट में कोई चीज तो नहीं रह गई जिसको आपने डायरेक्टली खत्म करना है. बिल्कुल ऐसा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, उसको खत्म करेंगे तो यू विल राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 40,000 है तो 20,000 between alpha and beta. Accordingly, you will get their closing balances. टोटल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इनकी क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, और एक बार क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए तो इसके बेसिस पे आप बैलेंस शीट बना लेंगे. और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में ध्यान रखना क्या क्या आएगा. हमने अभी एक जनरल एंट्री पास की हुई थी जहाँ पे गामा का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो ध्यान रखना बेटा जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले तो गामा का करंट अकाउंट लिख देना, अदरवाइज आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि उसका डबल इफेक्ट देना होता है. तो गामा का करंट अकाउंट डेबिट हमने किया 30,000, जिसका मतलब फर्म ने गामा से 30,000 रुपीज लेने हैं. एक क्लेम है, एक वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम है, उसको भी लिखना मत भूलना. क्लेम कितने का, हमने लायबिलिटी कितने की बनाई है, 30,000 की, क्योंकि दिया हुआ है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन अमाउंटेड टू ₹30,000, एंड अकॉर्डिंगली you can prepare your balance sheet guys. Okay.